हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो थे वो प्रोटीन के बारे में उसका कंप्लीट स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक जो कि टॉपिक नंबर 14.3 है, जिसका कि नाम है एंजाइम्स, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। तो एंजाइम्स के अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो एंजाइम्स जो होता है ये भी हमारा खास करके एक स्पेशल प्रोटीन ही है, और ये ऐसा प्रोटीन है जो ग्लोबुलर शेप में होता है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो हमारा प्रोटीन होता था वो खास करके अगर उसके स्ट्रक्चर के बेसिस से बात करें तो प्रोटीन दो टाइप का होता था। एक को कहते थे हम लोग फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को कहते थे हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हम लोग क्या जानते थे कि जो स्प्रिंग के जैसा, ग्लोब्यूल्स के जैसा फॉर्म में होता था। तो ये जो हमारा एंजाइम्स होता है ये एंजाइम्स भी ग्लोब्यूलर शेप का ही प्रोटीन होता है। एंजाइम्स हमारा ग्लोब्यूलर शेप का प्रोटीन होता है विच एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, यानी कि जो बायो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। किसी बहुत देर में होने वाले रिएक्शन को बहुत ही कम टाइम में करवा सकता है। और ये बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि ये बायोलॉजिकल फंक्शन को करता है। बायोलॉजिकल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने टाइप का फंक्शनिंग होता है, सपोज करें अगर हम खाना के डाइजेशन के बारे में बात करें तो जो फूड डाइजेशन से रिलेटेड होता है तो बहुत सारा उसके अंदर रिएक्शन होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, बॉडी के अंदर जाता है, वो डिकम्पोज होता है। जानते हैं कि जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो माल्टोज ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट होता है तो वो अपने आप नहीं होता है। हमारे बॉडी में कोई भी जो न्यूट्रिएंट होता है उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसके होने के लिए ही हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप का एंजाइम्स होता है। यही एंजाइम क्या करता है कि उन रिएक्शंस के कैटलिस्ट का काम करता है, और कैटलिस्ट के जैसा काम करके उसको क्या कराता है, बहुत ही फास्ट वे में कराते हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम में उस टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। तो ओवरऑल अगर हम एंजाइम के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एंजाइम जो होता है हमारा ग्लोबुलर शेप का प्रोटीन है जो बायो कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में होने वाला जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, उन सारे रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देता है, यानी उसको बहुत ही कम टाइम में करवाता है। उसके बाद है कि एंजाइम का अगर हम नाम लिखने की बात करें कि एंजाइम का हम नाम कैसे लिखेंगे, तो एक तो है कि एंजाइम का जब भी नाम लिखेंगे तो हम उसके लास्ट में एज लगाते हैं। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग लास्ट के नाम में बहुत सारे जगह पे ग्लूकोज लगाते थे, ओज लगाते थे। जैसे सपोज करें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेल्यूलोज। तो ये जो ओज वर्ड होता है लास्ट का, ये इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन अगर किसी के नाम में एज लग जाए, ASE, तो ये एज वर्ड इंडिकेट करता है किसी एंजाइम्स को। यानी कि एंजाइम का जो नाम होता है उसके लास्ट में हमेशा एज लिखा रहता है, और उसके पहले जिसके नाम के पहले आएगा वो डिपेंड करता है कि वो किसके नाम के बाद में आ रहा है। जैसे सपोज करें कि ये माल्टोज है। माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है, इसका जब ब्रेकडाउन होता है, तो माल्टोज के ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो माल्टोज का ग्लूकोज में जो ब्रेकडाउन हुआ वो माल्टेज एंजाइम के कारण हुआ। अब ये माल्टेज एंजाइम हम अपने मर्जी से लिखे, क्यों? अब ये अपनी मर्जी से एंजाइम का नाम हम कैसे लिख सकते हैं कि सपोज करें माल्टेज जो था वो उसका हुआ ब्रेकडाउन और वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। तो जो इसका माल्टोज का जो माल्ट है उसको ले लेना है, और इसके लास्ट में चूंकि माल्टोज का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में ही होगा, और जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा उसी को हम लोग माल्टेज नाम दे देते हैं। यानी कि किसी भी सबस्टांस का जब हाइड्रोलिसिस कराने से उसका जो ब्रेकडाउन होता है किसी सबस्टांस में, वो तो वो किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस के कारण ही होता है, और उसी एंजाइम का नाम हम लास्ट में एज लगा करके लिख देंगे, और उसके पहले वो नाम लिखेंगे जिसका हम लोग ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। जैसे माल्टोज का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हुआ तो इसी कारण से इसका नाम हम लोग माल्टेज लिख दिए। इसी के साथ साथ कि कुछ एंजाइम जो होता है हम लोग उसका जो नाम होता है हम उसके रिएक्शन के पे भी लिख सकते हैं कि वो किस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी टाइप से हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बस वही है कि हम लोग उसके लास्ट में ये एज वर्ड को जोड़ेंगे। सपोज करें कि अगर कहीं पे किसी एंजाइम के कारण हमारे बॉडी में कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हमारे बॉडी में अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो वैसे एंजाइम को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ये ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है, रिडक्ट वर्ड जो है ये रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और इसके लास्ट में लगा हुआ ये जो एज वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एंजाइम है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो बॉडी के अंदर होने वाले किसी न किसी रेडॉक्स रिएक्शन को ये कैटेलाइज कर रहा था ये एंजाइम।
यानी कि एंजाइम का नाम एक तो हम उसके रिएक्टेंट के बेसिस पे भी लिख सकते हैं लास्ट में एज लगा करके, और एंजाइम का नाम हम उस रिएक्शन के बेसिस पे भी लिख सकते हैं जिस रिएक्शन में वो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। बस दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट में उस एंजाइम के नाम के लास्ट में हमको एज लगा देना है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो हर एक एंजाइम जो होता है उसका नेचर स्पेसिफिक होता है, यानी एक स्पेशल नेचर होता है उसका। ऐसा नहीं एक एंजाइम एक रिएक्शन को अगर वो अफेक्ट कैटालाइज कर रहा है तो वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है, किसी खास रिएक्शन, किसी खास सबस्ट्रेट, किसी खास टेम्परेचर, किसी खास पीएच वैल्यू पे ही वो काम करता है। इसी कारण से बोला जाता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। अब सपोज करें कि एंजाइम का स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, तो वर्क्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि एक एंजाइम किसी खास टेम्परेचर पे ही काम करेगा। अगर हम वो टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो एंजाइम उस टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। अगर कोई एंजाइम है, अगर वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सपोज कर ले कि कोई एंजाइम था जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अगर वो वर्क करता है, तो अगर हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो उस एंजाइम का काम करना बंद कर देगा, वो एंजाइम उस टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। यानी हर एक एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे भी काम करता है। अगर हम पीएच चेंज कर दें, सपोज करें ऑलरेडी कोई सबस्टांस था, उसके अंदर हम करें क्या कि उसके अंदर हम ज्यादा नींबू गाड़ दें तो उससे उसका पीएच वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो उस पर भी वो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। यानी एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे ही वो काम करता है। उसके बाद है कि एवरी एंजाइम परफॉर्म्स ओनली फॉर सिंगल रिएक्शन, कि हर एक एंजाइम एक खास तरीके के रिएक्शन के लिए ही काम करता है। एक एंजाइम दो रिएक्शन को कैटालाइज कभी नहीं करेगा, तीन को कभी नहीं करेगा। एक एंजाइम जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो केवल और केवल उसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, दूसरे रिएक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। एंड ईच एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर एंजाइम है तो वो किसी खास सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा। सपोज करें कि कोई रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर जिसमें ए और बी के बीच में रिएक्शन होने से सी टाइप के सबस्टांस यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अगर हम सपोज कर ले यहाँ पे कोई एंजाइम है हमारे पास एक्स, तो ये एक्स एंजाइम अगर ए पे इफेक्ट डालेगा तो ये केवल ए पे ही इफेक्ट डालेगा। ये एंजाइम हमारा बी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बी के से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो ए के रेट को ही घटा बढ़ा सकता है, उसके साथ होने के रिएक्शन को रेट कहीं वो घटा बढ़ा सकता है। यानी हर एक एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट पे ही वर्क करता है। तो अभी तक हम एंजाइम के स्पेसिफिसिटी में क्या देखें कि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम करता है, एक स्पेसिफिक सिंगल रिएक्शन पे ही काम करता है, एक से ज्यादा रिएक्शन में काम नहीं करता है, और साथ साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही काम करता है। एक रिएक्शन में अगर दो सबस्ट्रेट है तो वो दोनों के साथ वर्क नहीं करेगा, एक ही के साथ उसका वर्क होता है। तो इसी ही कारण से हम कहते हैं कि चूंकि एंजाइम का बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, वो एक स्पेशल सबस्टांस टेम्परेचर पीएच रिएक्शन में साथ के ही में ही वो पार्टिसिपेट करता है। इसी कारण से हम बोलते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें, जो कि एनसीईआरटी का बायोमोलिकुलर चैप्टर का पॉइंट नंबर 14.3.1 है, ये टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम वर्क कैसे कैसे करता है, किसी बायोलॉजिकल फंक्शन के रेट को किस टाइप से अफेक्ट करेगा, ये हमको जानना है कि एंजाइम कैसे किसी हमारे बॉडी में होने वाले किसी भी रिएक्शन के रेट को घटाएगा, यानी कि कम टाइम में कंप्लीट करवाएगा। इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए एक ग्राफ समझना पड़ता है, वो ये ग्राफ है। तो आपको सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है, जिसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी के वैल्यू को रखता है। तो इस वाई एक्सिस पे एनर्जी का वैल्यू ही रखेगा। यहाँ पे ये जो है, ये हम सपोज कर ले रहे कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है यहाँ पे सपोज करें अगर ओरिजिन है 0,0, तो इतना जो एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी लेवल हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट था, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पोजीशन है हमारा किसी प्रोडक्ट का, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। अब होता क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी नहीं होता है। रिएक्टेंट को हमेशा किसी न किसी एक बीच के स्टेट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रिएक्टेंट को हमेशा किसी मिडिल स्टेट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस स्टेज से होकर गुजरना ही पड़ता है। रिएक्टेंट जब तक उस स्टेट से होकर नहीं गुजरता है तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। और रिएक्टेंट का ये यहाँ पे रिएक्टेंट रहा, तो इस रिएक्टेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, प्रोडक्ट का यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी हुआ वो प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है
इसका यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एनर्जी हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी हुआ। तो रिएक्टेंट को अगर इस स्टेट तक पहुंचना है तो इसका मतलब रिएक्टेंट को अगर यहां से यहां तक जाना है तो उसके लिए उसके पास और एनर्जी होना चाहिए। तो रिएक्टेंट स्टेट से जो ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने में जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही एनर्जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। यानी कि रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही एनर्जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। उसके बाद यही हमारा इसका डेफिनेशन होगा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट को जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वही एनर्जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इसी को शॉर्ट में हम ईए से इंडिकेट कराते हैं। तो ये एनर्जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इस रिएक्टेंट को अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तभी जाकर के एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से ये रिएक्टेंट इस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच पाएगा। उसी के बाद ये प्रोडक्ट तक पहुंचता है ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अब होता क्या है कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो था हमारा ये तब होता जब हम लोग किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किए थे। इसी कारण से इस वाले कर्व के नीचे यहाँ, इस वाले कर्व के यहाँ पे राइट साइड में हम लिख दिया कि विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि ये कर्व तब का है जब हम किसी कैटलिस्ट का यूज नहीं किए हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो कैटलिस्ट करेगा क्या, उसको कम टाइम में कंप्लीट करवाएगा, यानी कि रिएक्शन के रेट को वो क्या करेगा, फास्ट करेगा। फास्ट करने का मतलब होता है कि वो रिएक्शन के होने में जो लगने वाला टाइम था उस टाइम को वो स्लो डाउन कर देगा, कम टाइम में उसको कंप्लीट करवाएगा। तो होगा क्या कि अगर हम रिएक्शन में सपोज करें कि हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिए, अगर हम रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं तो होगा क्या कि रिएक्टेंट का जो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो चेंज हो जाता है। अब इस रिएक्टेंट को अगर हम इसमें किए क्या कि कैटलिस्ट का यूज अगर कर लिए हैं तो इस रिएक्टेंट को इस वाले ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने का जरूरत नहीं होता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है कि रिएक्टेंट को एक दूसरे टाइप का ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अगर हम इस रिएक्टेंट में इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दिए तो कैटलिस्ट होने से अब इस रिएक्टेंट को इस पहले वाले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट तक जाने का जरूरत नहीं है। वो इस रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट अगर वो इसी ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक आ जाए तब वहां से भी होने के बाद वो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम जानते हैं कि अगर इस रिएक्टेंट को अब अगर इतने एनर्जी लेवल तक पहुंचना है तो इसको इतने अमाउंट में ही एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि पहले इसको ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट था जब हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं किए थे तब, और जब हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस रिएक्शन को बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी, इतने एक्टिवेशन एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो होगा क्या कि रिएक्टेंट को अब प्रोडक्ट बनाने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिएक्टेंट अब आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्टेंट जब आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके मतलब है कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कम टाइम लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो कैटलिस्ट किया क्या कि कैटलिस्ट इस रिएक्शन को, इसका जो रिएक्टेंट था उसको कैटलाइज किया कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगना चाहिए था उस टाइम को ये कैटलिस्ट घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट वही काम करता है कि रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देगा तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो इस पूरे एंजाइम का यही वर्क होता है। वही एंजाइम जो कि बायो कैटलिस्ट होता है हमारा, वो इसी का काम करता है कि वो रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने के कारण ही क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी कर लेता है, जिससे रिएक्शन हमारा फास्ट होता है। तो पहला जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन था कि एक्टिवेशन एनर्जी हम किस एनर्जी को कहते हैं। तो रिएक्टेंट को, जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता था उसी एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। वही कैटलिस्ट करता क्या था, उसके रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देता था। अब इस रिएक्टेंट को यहां से यहां तक जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो यहां तक जाकर के ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता था उसी एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। अब दूसरा इसका यहाँ पे क्या लाइन है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ विद वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी। कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने से हुआ क्या कि ये जो था इसको दूसरा पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब इस रिएक्टेंट को इस पाथ से होकर प्रोडक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, वो इसी पाथ से होते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और वो कब हुआ, जब हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए।
तो कैटलिस्ट किया क्या, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है विथ वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी रिड्यूस कर देता है रिएक्टेंट का, जिससे जो रिएक्शन होता है हमारा कंप्लीट्स इन अ वेरी लेस टाइम, जिससे जो हमारा रिएक्शन होता है वो काफी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इतना ही था, इसमें बस यही बतलाना था कि एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है, यानी कि एंजाइम रिएक्शन के रेट को बढ़ाता कैसे है, यानी कि रिएक्शन को कम टाइम में कंप्लीट कराता कैसे है। तो इसमें बस इसका मेन पॉइंट देखा जाए तो इतना ही है कि जब कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में कम टाइम का रिक्वायरमेंट होता है और रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। तो इस टाइप से एंजाइम एक्शन करता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 14.4, जो कि है हमारा विटामिन्स। तो दोस्तों अगर विटामिन्स के बारे में समझें तो विटामिन में ये जो हमारा VIT वर्ड है ये इंडिकेट करता है वाइटल, और ये जो हमारा अमीन्स है ये इंडिकेट करता था अमाइंस। तो पहले ऐसा माना जाता था, अमाइंस मतलब हम जानते हैं कि NH2 ग्रुप को इंडिकेट करता है, कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो विटामिन्स होता है हमारा वाइटल अमीन्स होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट अमीन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें खास करके अमीन्स होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारा हमारे पास कंपाउंड ऐसा भी आ रहा है जिसके अंदर अमीन ग्रुप है ही नहीं, इसी कारण से इसका ई हटा दिया गया और इस दोनों को जोड़ दिया गया, तो जो बनता है वो हमारा विटामिन्स होता है। यानी विटामिन्स को ही हम लोग वाइटल अमीन्स भी बोलते थे पहले। अब अगर हम विटामिन्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब कि विटामिन्स जो है वो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको विटामिन चाहिए और हम दिन भर विटामिन वाला फूड ही लेते रहे तो वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होगा। विटामिन्स का हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है फॉर बॉडी टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर फूड आइटम या न्यूट्रिएंट वगैरह हमारे बॉडी में जा रहा है तो उसका काम क्या होता है, तो किसी न किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में ही वो न्यूट्रिएंट हमको हेल्प करता है। यानी विटामिन्स उस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन बस कर सके। उसके बाद है कि ये जो विटामिन होता है इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मतलब विटामिन हमारे बॉडी में बनता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे बॉडी में वो बनता नहीं है तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको उस विटामिन को फूड के जरिए हमारे बॉडी को सप्लाई करना पड़ता है। रेगुलर टाइम पे उस विटामिन को फूड के जरिए हमारे बॉडी में सप्लाई करना पड़ता है। सो वी नीड टू सप्लाई इट टू आवर बॉडी थ्रू डाइट रेगुलरली। इसीलिए इस विटामिन को हम अपने डाइट के जरिए रेगुलरली अपने बॉडी को सप्लाई करते रहते हैं ताकि बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन आसानी से चलता रहे। फिर है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट अपने विटामिन्स का सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। तो प्लांट खुद सिंथेसिस कर सकते हैं, इसी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर प्लांट खुद विटामिन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं तो अगर हम प्लांट बेस्ड फूड खाएं यानी कि हरा साग सब्जी ये खाएं तो हमारे बॉडी को विटामिन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है। तो हमारे बॉडी में विटामिन का कमी नहीं होगा, तो हमारा बॉडी का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो आसानी से चलता रहेगा। तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज विटामिन्स एंड बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम विटामिन्स फॉर अस। और हमारे बॉडी का जो गट होता है वहां पे भी रहने वाला कुछ जो बैक्टीरिया होता है वो भी हमारे लिए कुछ विटामिन्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा काम चलेगा। हमारे बॉडी को अगर विटामिन रेगुलर अमाउंट में अगर हमेशा बायोलॉजिकल फंक्शन को अच्छे तरीके से करने के लिए अगर विटामिन हमको अगर सप्लाई करना है तो हमको फूड के जरिए ही अपने डाइट के जरिए ही रेगुलरली उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ रहा विटामिन का डेफिनेशन, यानी कि विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है ताकि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन हो सके। विटामिन का हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, हमारे बॉडी में ये नहीं बनता है, इसी कारण से विटामिन को हमको अपने डाइट के जरिए हमारे बॉडी को रेगुलरली उसको सप्लाई करना पड़ता है। प्लांट्स जो होते हैं वो विटामिन का सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, इसीलिए हम प्लांट से विटामिन लेते हैं। प्लांट बेस्ड अगर फूड हरा साग सब्जी अगर अच्छे अमाउंट में खाते रहे तो हमारे बॉडी को में विटामिन का डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं होगा और उसके डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज कभी नहीं हो सकता है। अब हम जरा विटामिन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि विटामिन किस किस टाइप से हम विटामिन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली विटामिन जो होता है हमारा दो टाइप का ही होता है, एक को होता है हमारा वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल या फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल। मतलब वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि जो विटामिन जो होता है कुछ हमारा उसमें से कुछ वाटर सॉल्युबल होता है, कुछ हमारा पानी में
सॉल्युबल हो जाने वाला होता है, डिजोल्व हो जाता है। और कुछ विटामिन जो हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसको हम लोग वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं। तो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन जो होगा ये कहां पे जाकर के डिजोल्व होगा, किस सब्सटेंस में जाकर के ये घुलता है, तो वो हमारे बॉडी के फैट में जाकर के सॉल्युबल होता है, हमारे बॉडी के फैट में जाकर के डिजोल्व होता है, या इसी को हम ऑयल सॉल्युबल कहते हैं। यानी कि विटामिन दो टाइप का, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा वाटर इनसॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाए सो विटामिन, उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। और वाटर इनसॉल्युबल का मतलब ऐसा विटामिन जो हमारे बॉडी में वाटर में जाकर के डिसॉल्व होता नहीं है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो उसमें दो होता है, तो बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल एग्जाम्पल है। अब आप खुद सोचें कि विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर सपोज करें कि जिस समय हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो वो विटामिन भी होगा क्या कि ये खास करके बी और सी जो होगा हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट कर जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी से आसानी से यूरिनेशन के समय विटामिन बी और विटामिन सी का एक्सक्रीशन हो जाता है, वो आसानी से हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसी कारण से इस विटामिन बी और सी का बॉडी को खास अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, ताकि हम इसीलिए करते क्या है कि रेगुलरली जो हमारा डाइट होता है उस डाइट में हमको ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे विटामिन बी और विटामिन सी हमको ज्यादा अमाउंट में मिलता रहे। क्यों? क्योंकि इस विटामिन बी और सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण हम लोग जब भी यूरिनेशन के प्रोसेस के लिए जाते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी आसानी से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है, निकल जाता है। इसी कारण से हमको विटामिन बी और विटामिन सी का रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा अमाउंट में होता है। इसलिए हमको इस विटामिन बी और विटामिन सी का रेगुलर सप्लाई भी करना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। फिर अगर जरा हम वाटर इनसॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें, मतलब ऐसा विटामिन जो पानी में घुलता नहीं है। पानी में घुलता नहीं है तो हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। मतलब कि ये विटामिन हमारे बॉडी से जल्दी नहीं निकलता है। जल्दी नहीं निकलता इसका मतलब ये ज्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहता है, ताकि ये इस कारण से ये विटामिन हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा डिजीज को जल्दी अफेक्ट नहीं करता है। अब वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो इसमें आता है हमारा विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये जो ए, डी, ई और के होता है ये फैट में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब फैट में कहां पे सॉल्युबल होता है, तो ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये हमारा स्टोर होता है लीवर में, हमारा जो लीवर होता है सो, और एडिपोज टिश्यूज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग टिश्यूज, कि जो भी हमारे बॉडी में फैट स्टोरिंग टिश्यूज होता है उन टिश्यूज में और लीवर में जाकर के ये विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है ये स्टोर हो जाता है और हमारे बॉडी का जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होता है इसको अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करते रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा विटामिन था। इस विटामिन में हम लोग देखे क्या, तो उसका डेफिनेशन देखे कि विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका हमारे बॉडी को काफी कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को अच्छे तरीके से करते रहे। उसके बाद है कि विटामिन हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होता है, इसीलिए हमको अपने डाइट के जरिए रेगुलरली अपने बॉडी को इस विटामिन को सप्लाई करना पड़ता है, ताकि हमारे बॉडी में विटामिन का डिफिशियंसी नहीं हो और उससे कोई बीमारी ना हो। प्लांट विटामिन का सिंथेसिस खुद कर सकते हैं।